हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का। ये सेक्शन हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। इसे हम लोग इंटरनल कमिटी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये सेक्शन हमें क्या बताता है। सेक्शन 4 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, यानी कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को फॉर्म करने का क्या प्रोसीजर है एंड इसके अंदर मेंबर्स कौन हो सकते हैं एंड इन मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे और कब हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने हमारे डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस किया था, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी की डेफिनेशन डिस्कस करी गई है सेक्शन 2H में, इसी एक्ट का सेक्शन 2H। उसके अंदर लिखा गया है सेक्शन 4 के अंडर जिस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है इंटरनल कमिटी को, वही उसकी डेफिनेशन होगी। तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी कैसे और कब होता है। इसका सब सेक्शन 1 हमें बताता है एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस शैल, यानी कि हर एम्प्लॉयर जो कि एक वर्क प्लेस को रन कर रहा है, ही शैल, यानी कि इट इज मैंडेटरी फॉर हिम to set up an internal complaints committee in his workplace, यानी कि उसे एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनानी ही होगी टू टैकल द केसेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a committee to be known as the internal complaints committee, यानी कि एम्प्लॉयर एक ऑर्डर जारी करेगा, एक रिटन ऑर्डर जारी करेगा जिसके अंदर वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को फॉर्म करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी किस लेवल पे फॉर्म होती है और कैसे होती है, इस सब सेक्शन का एक प्रोविजो है जो कि हमें ये बताता है provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or subdivisional levels, the internal committee shall be constituted at all administrative units or offices. For example, मान लीजिए कंपनी A है, कंपनी A जयपुर में एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन जयपुर में ही इसी कंपनी के 3 अलग अलग ऑफिसेस हैं जो कि B, C और D हैं। तो हर एक यूनिट, हर एक ऑफिस के अंदर जयपुर में कंपनी ए के एम्प्लॉयर को एक आईसीसी अपॉइंट करना होगा, कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि बी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अलग होगी, सी की अलग होगी, डी की अलग होगी। सिमिलरली सेम सिटी में ये होगा, अगर अलग सिटी में है लेकिन यूनिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सेम है, तो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी एम्प्लॉयर को अलग अलग इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। ये है इस सब सेक्शन का प्रोविजो। आइए आगे चलते हैं। सेकेंड सबसेक्शन हमें बताता है द इंटरनल कमिटीज शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी कि इसके मेंबर्स कौन होंगे। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के मेंबर होते हैं द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स। जानते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी अ वुमन, यानी कि हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल ऑलवेज बी अ वुमन। Women employed at a senior level at the workplace from amongst the employees, यानी कि एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज में जो सबसे टॉप मोस्ट या सबसे हायर अथॉरिटी वाली वुमेन, जो कि एक सीनियर लेवल ऑफिसर होगी या एक सीनियर लेवल एम्प्लॉय होगी उस एस्टैब्लिशमेंट की, उससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पे एम्प्लॉय किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा व्हाइल कॉन्स्टिट्यूटिंग आईसीसी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस सब सेक्शन का एक प्रोविजो है जो कि हमें यह बताता है प्रोवाइडेड दैट इन केस अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई भी एक सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्कप्लेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। यानी कि अगर एक एंटरप्राइज में या एक यूनिट में अगर कोई भी सीनियर लेवल वुमेन ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं है अवेलेबल,
तो दूसरे ऑफिसेज में या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो भी सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय अवेलेबल होगी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर अपॉइंट की जाएगी, नॉमिनेट की जाएगी while constituting इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। उसके बाद फर्दर प्रोविजन हमें यह बोलता है कि अगर किसी भी ऑफिस में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कहीं पर भी अगर कोई भी सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है, then in that case the presiding officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization। अगर कहीं पर भी नहीं है तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो अगर एम्प्लॉयर का और कोई भी वर्कप्लेस है या और कोई भी डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वहां से हम लोग एक सीनियर लेवल वुमेन ऑफिसर को या एम्प्लॉय को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं दूसरे मेंबर्स के बारे में। दूसरे मेंबर्स कौन होंगे? नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, यानी कि पूरी आईसीसी में 2 से कम मेंबर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि एम्प्लॉयज हो एंड दे आर प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन के राइट्स के लिए वो लोग कमिटेड हो, वुमेन एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए वो लोग कमिटेड हो एंड काम करने की इच्छा रखते हो, या फिर हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज हो जिनको सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो हैव लीगल नॉलेज, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज हो जिन्हें प्रायर लीगल नॉलेज हो या लीगल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हो। तो कम से कम ऐसे 2 मेंबर्स हमें इस आईसीसी के अंदर जरूर रखने होंगे। आगे चलते हैं। ऐसा कोई एक मेंबर होगा जो कि एनजीओस के थ्रू अपॉइंट किया गया होगा या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस के थ्रू आया हुआ होगा जो कि प्रेफरेबली वुमेन कॉज के लिए कमिटेड है पूरी तरीके से एंड वुमेन वेलफेयर के लिए एंड वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं एंड सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। ऐसा एक मेंबर हमें एनजीओ से या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से नॉमिनेट करना होगा आईसीसी के अंदर। इस सेक्शन का एक प्रोविजो है जो कि हमें यह बताता है, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, यानी कि अगर 3 लोग अपॉइंट किए गए हैं तो 2 ऐसे होने चाहिए जो कि वुमेन होनी चाहिए, और अगर 5 हैं तो कम से कम हमें 3 वुमेन अपॉइंट करनी होंगी इन आईसीसी। आधे से कम वुमेन इस आईसीसी के अंदर नॉमिनेट नहीं होंगी एंड अपॉइंट नहीं होंगी। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रैशनल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कमिटी वुमेन को बचाने के लिए, वुमेन की राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूट करी जा रही है, इसीलिए इसके अंदर मेल काउंटर पार्ट का अपॉइंटमेंट वुमेन के कंपैरिजन में कम है। ध्यान रखिएगा, ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के बारे में। अब आगे जानते हैं। फर्दर ये सेक्शन हमें बताता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ये हर 3 साल में चेंज होगी या हर 3 साल में फिर से बनाई जाएगी, फिर से नॉमिनेट होगी एंड फिर से बनाई जाएगी। 3 साल से ज्यादा इसका टेन्योर नहीं हो सकता है, 3 साल से कम हो सकता है, फिर से इसे बनाया जा सकता है, इसे फ्रेम एंड रीफ्रेम किया जा सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा आईसीसी का टेन्योर नहीं होगा। The presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for such period not exceeding 3 years from the date of their nomination as may be specified by the employer। यानी कि इसके अंदर अपॉइंट किए गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स 3 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ये परपेचुअली चलता रहेगा। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं तो बाकी 2 मेंबर्स नहीं निकाले जाएंगे, उनके 3 साल होने के बाद ही उन्हें निकाला जाएगा, until and unless they are engaged in some or other acts which are related to sexual harassment at workplace।
तो वो अलग कंडीशन होगी, लेकिन जैसे जैसे 3 साल कंप्लीट होंगे वैसे वैसे ऑफिसर्स को परपेचुअली हम लोग हटाते जाएंगे एंड नए ऑफिसर्स को एंड एम्प्लॉयज को हम लोग अपॉइंट करते जाएंगे। ये है इनके टेन्योर के बारे में। अब आता है द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन शैल बी पेड सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनल कमिटी बाय द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी दूसरे मेंबर्स हैं जिन्हें हम लोगों ने एनजीओ से या कोई दूसरी एसोसिएशन से अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है इन दी आईसीसी, उन्हें हम लोग रेम्यूनरेट करेंगे, उनकी फीस को हम पे करेंगे, या कोई भी अलाउंसेस को हम जब पे करेंगे तो हम उसे एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसा इस एक्ट के रूल्स के अंदर दिया गया है उसी को फॉलो करते हुए उन लोगों के रेम्यूनरेशंस, फीस एंड अलाउंसेस को पे किया जाएगा। ये था मेंबर्स के टेन्योर के बारे में और उनके कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में, उनके रेम्यूनरेशंस एंड उनकी फीस एंड उनके अलाउंसेस किस तरीके से पे किए जाएंगे बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे देम फीस, अलाउंसेस एंड रेम्यूनरेशंस। आइए आगे चलते हैं। ये सब सेक्शन 4 का हमें बताता है कि कब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स डिस्क्वालीफाई होंगे ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ आईसीसी। पहला बताता है इफ दे कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, इसी एक्ट के सेक्शन 16 को वो लोग कॉन्ट्रवीन करते हैं। दूसरा है दे हैव बीन और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, या तो उन्हें किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया हो या फिर उनके ऊपर कन्विक्शन पेंडिंग चल रहा हो, मतलब कि दे आर अंडर ट्रायल। अगर उनके ऊपर किसी भी ऑफेंस को एलीज किया गया है एंड दे आर बीइंग ट्राइड बाय द कोर्ट, इन दीज केसेस आल्सो उन्हें आईसीसी से हटा दिया जाएगा एंड दे वुड बी कंसिडर्ड डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आईसीसी। आइए आगे चलते हैं। अगर उन्हें गिल्टी पाया जाता है अंडर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, यानी कि उनके अगेंस्ट कंपनी के अंदर ही कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है या कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इन दैट केस आल्सो उन्हें आईसीसी से हटा दिया जाएगा। या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को, फॉर सपोज अगर वो कोई हाई लेवल ऑफिशियल है किसी कंपनी के और उन्होंने इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए कोई भी ऐसा काम किया है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, then in that case also they would be considered disqualified for being a part of ICC। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड मेंबर्स को हम लोग डिस्क्वालिफाइड कंसिडर करेंगे। Such presiding officer or member, as the case may be, shall be removed from the committee। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्हें कमिटी से रिमूव कर दिया जाएगा। एंड जो वैकेंसी उनके रिमूवल की वजह से अराइज होगी या फिर कोई और कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज होती है, कैजुअल वैकेंसी में सपोज ऐसा कोई भी सीनियर लेवल ऑफिसर है जो कि आईसीसी का पार्ट था बट नाउ ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, ये केसेस को हम लोग कैजुअल वैकेंसी में कंसिडर करेंगे। या फिर ऐसा कोई भी ऑफिशियल जिसकी डेथ हो जाती है एंड ही इज अ पार्ट ऑफ आईसीसी, देन ये सारे केसेस को हम लोग कैजुअल वैकेंसी में कंसिडर करेंगे। या फिर रिमूवल के वजह से कोई भी वैकेंसी अगर अराइज होती है, देन इन दीज केसेस वैकेंसी को हम लोग फ्रेश कंसिडर करते हुए फिर से नए ऑफिसर्स को यहां पर आईसीसी में अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एंड वापस से आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन एक्ट 2013 का। आगे आने वाले सेक्शंस में हम लोग इस एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे एंड बाकी सेक्शंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।